नमस्कार साथियों। आज हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ का 8th क्लास का अध्याय 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं उनको शुरू करने वाले हैं। कक्षा 7 में आपने पवन, तूफान तथा चक्रवात के बारे में पढ़ा था। आपने यह जानकारी प्राप्त की थी कि चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। आपने यह भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी परिघटनाओं में अपना जीवन कैसे बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में हम दो अन्य विनाशकारी परिघटनाओं जैसे कि तड़ित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में आपने पहले भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आगे भी हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो हम इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो आता है, पहले आपके पास आती है तड़ित। तड़ित क्या है? तो विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होगी। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते हुए देखा होगा। ठीक है, तो ये आपको जो है वो बताया है कि कैसे कैसे जो है आपकी जो विद्युत से संबंधित जो है वो समस्या आती है। ठीक है, तो तो तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। ठीक है, जो क्या होता है, किसकी वजह से आसमान में आपके जो है देखने को आपको मिलती है। ठीक है, तो प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। तो अब वास्तव में यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। तो याद रखना भाई, तड़ित कैसे होती है उत्पन्न? तो बादलों में जब आवेश बढ़ जाता है या इकट्ठा होता है तो उसकी वजह से जो है तड़ित जो है वो पैदा होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो हमें इनसे क्या इतने ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ बचाव हैं वो हमें क्या है करने चाहिए। ठीक है, तो चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी जानते थे। तो 600 ईस्वी पूर्व से पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर एक प्रकार की राल को फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो यह क्या है, जब एक एम्बर क्या है, एक प्रकार की राल होती है। इसको जब आप फर से रगड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, बालों जैसी जो हल्की हल्की वस्तुएं होती हैं उनको क्या है अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है, तो आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिस्टर की वस्तुओं को उतारते हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि जब आपने क्या है जो सर्दियों के अंदर आपने जो ऊनी वस्त्र थे वो अगर आप उसको उतारोगे, ठीक है, तो उसको उतारते हुए आपको चट चट की आवाज के साथ क्या है कुछ चिंगारियां भी उत्पन्न होती हुई दिखाई दी होंगी। ठीक है, तो सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लगे। तो मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इस समानता को ज्ञात करने में इतना वर्ष क्यों लगा। तो पहेली ने कहा कि वैज्ञानिक खोजे बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम है। अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि ये आकाश में तड़ित से किस प्रकार संबंधित है। तो विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें, परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो पैमाना जो है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो रगड़ द्वारा आवेश। तो क्रियाकलाप है कि बॉल पेन की खाली रिफिल लीजिए, इसे तेजी से किसी पॉलिथीन के टुकड़े से रगड़कर इसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लाइए। इतनी सावधानी रखिए कि रिफिल का रगड़ा गया सिरा जो है वो आपके हाथों या किसी धातु की वस्तु से न छुए। अपने क्रियाकलाप को छोटी छोटी सूखी पत्तियों, सूखे भूसे तथा सरसों के दाने के साथ
दोहराइए, अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं, तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं, तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब आपकी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास कीजिए। तो क्रियाकलाप 15.2 है, इनको आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रिफिल है, रिफिल को पॉलीथीन या ऊनी वस्त्र से क्या करें, रगड़े। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि ये कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या नहीं करते हैं, क्या वे आवेशित है या आवेशित नहीं है। गुब्बारे के साथ आप ये कर सकते हैं, रबड़ के साथ, स्टील के चम्मच के साथ। ठीक है, उसके बाद आवेशों के प्रकार तथा उनकी अन्योन क्रिया। तो हम अपने अगले क्रियाकलाप में कुछ वस्तुएं सारणी 15.1 में से चुनते हैं। ठीक है, तो दो गुब्बारे फुलाइए, उन्हें इस प्रकार लटकाइए कि ये एक दूसरे को स्पर्श न करें। दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं? तो यहाँ पर समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। वो एक दूसरे को धकेलेंगे। ठीक है, जबकि जो जो क्या रहेंगे, अलग अलग आवेश के रहेंगे, वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, आइए अब हम इस क्रियाकलाप को पेन के पर बेकार रिफिल के साथ दोहराएं। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए, कांच के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इसे गिलास में रखिए। दूसरी रिफिल को पॉलीथीन पॉलीथीन से रगड़िए तथा इसे आवेशित रिफिल के निकट लाइए। सावधान रहिए, रिफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से न छुए। क्या गिलास में रखे रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं? इस क्रियाकलाप में हम ऐसे आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थी। यदि विभिन्न पदार्थों से बनी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए तो क्या होगा, आइए पता लगाते हैं। एक रिफिल को पहले की भांति रगड़कर धीरे से गिलास में रखिए। इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा लाइए और प्रेक्षण कीजिए। ठीक है, तो प्रेक्षण का सारांश क्या आता है? तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये याद करने की जरूरत है कि एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या किया, प्रतिकर्षित किया। ठीक है, और एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को क्या किया, प्रतिकर्षित किया। जबकि एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। ठीक है, तो क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है? क्या फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सजातीय या एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? तो आपका जो है कंक्लूजन इससे यही आया कि जो एक ही आवेश के एक ही प्रकार के आवेश होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि जो विजातीय होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी मान्यता है कि जब आपने रेशम से किसी कांच की छड़ को रगड़ा, तो इससे जो आवेश अर्जित हुआ वो क्या होता है, धनावेश होता है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, यह देखा गया कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रो के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। तो आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रो पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? आपका यह अनुमान है कि प्लास्टिक जो स्ट्रो है उसके ऊपर ऋणावेश होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने उसको क्या किया, आपने जो प्लास्टिक की स्ट्रो थी उसके ऊपर क्या था, उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश था। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी प्लास्टिक की जो स्ट्रो थी, ठीक है, वो आपकी क्या है, जो कांच की स्ट्रो थी उसके साथ क्या है, वो अट्रैक्ट होने लगी। ठीक है, तो रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, जब भी हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो उससे जो विद्युत आवेश आता है वो क्या होता है, वो स्थैतिक होता है। ठीक है, वे स्वयं गति नहीं करते। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है।
आप कक्षा 6 से विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली यह विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाह ही है। उसके बाद आता है आवेशों का स्थानांतरण। तो क्रियाकलाप 15.4, मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए। बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए। इसमें एक चित्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके। चित्र 15.4 में दर्शाए अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए। एल्युमिनियम की पन्नी को लगभग क्या है 4 बाय 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी काटिए। चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाइए कि यह गत्ते के लंबवत रहे। रिफिल को आवेशित कीजिए तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या होता है। क्या पन्नी की पट्टियों पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं अथवा आकर्षित करते हैं? अब पेपर क्लिप के सिरे से अन्य आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराइए। क्या हर बार पन्नी की पट्टियां समान रूप से व्यवहार करती है? क्या इस उपकरण का उपयोग यह पहचानने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं? आप इससे स्पष्ट कर सकते हैं कि की पट्टियां एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित क्यों करती हैं। तो ये जो है आप क्रियाकलाप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टियाँ पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती है। याद रहे कि धात्विक विद्युत की अच्छी चालक होती है। समान आवेशित वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और वे फैल जाती है। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस प्रकार की युक्ति को विद्युत दर्शी कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत दर्शी क्या होता है? ठीक है, तो जो आपने समान आवेश की पट्टियाँ एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। ठीक है, तो इसके लिए हमने जिस युक्ति का उपयोग किया था परीक्षण के लिए वो क्या है, उसको आप क्या कहोगे? विद्युत दर्शी कहोगे। ठीक है, इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ है कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। तो क्या हमारे पास यहाँ कंक्लूजन आया कि जो विद्युत आवेश होता है उसको किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु के अंदर धात्विक चालक यानी किसी मेटलिक कंडक्टर से आप क्या है दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टी में एक परिवर्तन देखेंगे। वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है। पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराइए। हर बार आप यह देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं पन्नी की पट्टियां सिमट जाती है। इसका कारण है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। तो तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियां अनावेशित है। ठीक है, तो किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कण कहते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी आवेश को क्या करते हैं पृथ्वी में भेजते हैं तो इस प्रक्रिया को हम भू संपर्कण कहते हैं। तो विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में भू संपर्कण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो तड़ित की कहानी क्या है? तो ये आवेशित है भाई। आवेशित जब आवेशों का क्या हो जाता है, जब आवेश एक जगह पर आपके इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी क्या है आसमान में बिजली जो है वो चमकने लगती है। ठीक है, तो अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। ठीक है, तो कक्षा 7 में आपने यह सीखा था कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती है। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझा सकते हैं। बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के नीचे किनारों पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचयन होता है। ठीक है, वहां पर भी आपके जो है वो आपका धनावेश है वो इकट्ठा होता रहता है। जब संचित आवेशों का परिमाण जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो
विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विद्युत विसर्जन बोलते हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास क्या है, जब आपके जो आवेश हैं वो अत्यधिक जो है वायु के अंदर क्या हो जाएंगे, वो जब संचित होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जब आपके क्या है ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलेंगे और प्रकाश की जो है इससे क्या बनेगी, चमकीली धारियां बनेगी और उस उन धारियों के साथ क्या होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विद्युत विसर्जन बोलेंगे। ठीक है। तो विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। तो याद रखना भाई, विद्युत विसर्जन जो है वो आपका सिर्फ दो बादलों के बीच नहीं होता, ये दो या दो से अधिक बादलों के बीच भी हो सकता है या फिर बादलों और पृथ्वी के बीच भी हो सकता है। ठीक है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल परिघटना को समझते हैं कि कैसे जो है विद्युत जो है आपकी जो आसमान है, आसमान में बिजली कैसे चमकती है। ठीक है। तो ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है। कि जब बादलों के अंदर जो है वो आवेश जो है एकत्रित होने लगते हैं। ठीक है। और वो जो है जब फिर उसके बाद वो रगड़ के साथ जो है उत्सर्जित होते हैं, तो वो क्या होती है, वो विद्युत होती है। ठीक है। तो ये जो है आपकी विद्युत विसर्जन जो है ये आपका दो बादलों से के अंदर में नहीं होता, ये दो या दो से अधिक बादलों के बीच में भी हो सकता है या बादलों तथा पृथ्वी के बीच में भी हो सकता है। ठीक है। तो वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, अर्थात तथापि तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। ये आपको मानना होगा भाई कि जब भी आसमानी बिजली गिरती है तो इसकी वजह से जीवन की और संपत्ति दोनों की हानि होती है। ठीक है। अतः हमें अपने बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक है। तड़ित से सुरक्षा, हम आसमानी बिजली से कैसे बच सकते हैं? तो तड़ित एवं झंझा या गर्जन वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। जब भी आपको आसमानी गरज सुनाई दे तो तुरंत ही किसी जो सुरक्षित स्थान है वहां पर पहुंचने की कोशिश करें। अंतिम गरज सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। ठीक है। तो ये सब जो आपको सुरक्षा करनी है, सुरक्षित स्थान का पता लगाना कि आपके लिए सुरक्षित स्थान क्या हो सकता है। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस पर यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियों और दरवाजों को आपको क्या है, अंदर से क्या है, बंद कर देना है। ठीक है। और उसके अंदर आप सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद तड़ित झंझा के समय क्या करें और क्या न करें? बाहर खुले में तो खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु भवन, कोई खुली कार सुरक्षित नहीं है, यानी खुली जगह पर आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आप खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं, ये बिल्कुल भी आपकी जो है आसमानी बिजली से आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए, बड़े वृक्ष के नीचे शरण नहीं लेनी है, छोटे वृक्षों के नीचे ही हमें शरण लेनी है। यदि आप ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफी दूर खड़े रहें, जमीन पर न लेटे बल्कि जमीन पर सिमटकर नीचे बैठ जाए, जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है। ठीक है। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे। उसके बाद घर के भीतर हैं अगर, तो तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात करती है। तो जो आपकी आसमानी बिजली होती है वो आपके तारों पर, ठीक है, चाहे वो आपके टेलीफोन के हो तार या फिर आपके विद्युत के तार हो या फिर धातु के कोई पाइप हो, उनके ऊपर क्या करती है, वो सबसे ज्यादा आघात करती है। तो तड़ित झंझा के समय हमें उन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फोन
अथवा बिना डोरी वाले फोन का उपयोग सुरक्षित है। ठीक है, परंतु यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करो जो क्या है तारयुक्त फोन से आपकी बात सुन रहा है। तो बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित जंजा के समय स्नान से बचना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या है बहते जल के अंदर भी स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूब लाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती। तड़ित चालक, तो तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। तो धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है, यानी वो एक अर्थ का काम करती है। अगर आप इसको जो है आप एक सिंपल जो हम अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, तो एक पाइप को जब हम क्या करते हैं धरती के साथ अटैच करते हैं भवन के साथ, तो वो क्या है वो अर्थ का काम करेगी। वो आपकी आसमानी बिजली के सारे आवेश को क्या है जमीन तक पहुंचाने का एक क्या हो जाएगी पथ बन जाएगी। तो भवन निर्माण में उपयोग धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श न करें। उसके बाद आता है हमारा भूकंप। आपने अभी तड़ित झंझा तथा तड़ित के विषय में अध्ययन किया है। कक्षा 7 में आपने चक्रवातों के बारे में अध्ययन किया था। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती है। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। तो जब भी आपकी जो है तड़ित झंझा रहेगी तो उसके साथ हमेशा क्या रहेगा, एक तो बिजली और साथ में चक्रवात की संभावना भी बनी रहती है। ठीक है, तो अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे आसपास समय होता है, तथापि एक ऐसी परिघटना भी है इसके बारे में भविष्य करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं। यह है भूकंप। यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप है कि अपने माता पिता से उन भूकंपों द्वारा हुई जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछिए। उस समय के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से इन भूकंपों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र इकट्ठा कीजिए। इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षति से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। भूकंप क्या होता है, जब यह आता है तो क्या होता है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे प्रश्न है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, भूकंप क्या होता है। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं, यानी कि ऐसा पृथ्वी पे कोई स्थान नहीं है जहाँ पर भूकंप ना आते हो। ठीक है, तो भूकंप जो है वो हर जगह पर क्या है पृथ्वी के पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके आते ही रहते हैं, प्राय इनको नोटिस नहीं किया जाता। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। ठीक है,
तो 26 दिसंबर 2014 को हिंद महासागर में जो है एक सुनामी आई थी, ठीक है, जिससे क्या जो यहाँ के तटीय इलाके थे उनको क्या है बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो आपके जो है यहाँ पर क्रियाकलाप 15.6 है कि संसार का एक रेखा मानचित्र लीजिए। भारत में पूर्वी तटीय तथा अंडमान और निकोबार महाद्वीपों की स्थिति ज्ञात कीजिए। हिंद महासागर के चारों ओर के उन अन्य देशों को मानचित्र में अंकित कीजिए जिन्हें सुनामी से क्षति पहुंची थी। अपने माता पिता अथवा परिवार के अन्य बड़े बूढ़ों अथवा पास पड़ोस से भारत में सुनामी के कारण हुए नुकसान की जानकारी एकत्र कीजिए। भूकंप का क्या कारण है? तो तो यहाँ पर यहाँ पूछा है कि मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी है तथा जब सांड जो है उसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। यह कैसे सत्य हो सकता है? तो प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, तो इसलिए वो क्या है ये ऐसी जो है किंवदंतियाँ जो है ये मन गढ़ंत जो है कहानियाँ बना देते थे। ठीक है, तो अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसी बोझों की दादी ने सुनाई थी प्राय व्यक्त की जाती थी। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित थी। तो पृथ्वी के अंदर भूकंपन के क्या कारण हो सकते हैं कि किस वजह से होता है ये कंपन? तो अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं। तो भू यहाँ पर जैसे पृथ्वी की संरचना को दिखाया है, सबसे ऊपर का हिस्सा है वो क्या है भू पर्पटी है, उसके बाद प्रवार आते हैं, फिर बाहरी अखरोट आता है और एक उसके बाद आता है आंतरिक क्रोड। ठीक है, तो पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। ठीक है, तो इसके कारण जो है भू पर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और यही विक्षोभ जो है पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर आपका चित्र 15.11 दिखाया है कि कैसे जो है प्लेटें क्या है आपस में टकरा रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो है उसके बाद एक रगड़ती हुई प्लेटों को दिखाया है। ठीक है, तो यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं? यद्यपि हम भूकंप के आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सके। पहेली ने कहा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि भूमिगत विस्फोटों से भी भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं। तो पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण ही आते हैं। तो भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल हो क्षेत्र होती है वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कहाँ कौन कौन से हैं? तो याद रखना, भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर आपकी यूरेशियन प्लेट दिखाई है, तिब्बत का पठार दिखाया है। ठीक है, हिमालय का माउंट एवरेस्ट, गंगा का मैदान, इंडियन प्लेट और हिंद महासागर को दिखाया है। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो याद रखना भाई, किसी भूकंप की जो है कितनी फोर्स है उसको उसका जो रिजल्ट है आप एक रिएक्टर के ऊपर क्या कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको एक भूकंपी जो है तरंगे क्या होती हैं वो आपको दिखाया गया है। तो भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को ही क्या बोलते हैं? भूकंपी तरंगे बोलते हैं। तो भूकंपी तरंगे क्या होती हैं? जो आपकी भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर जो तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया
जाता है। यह उपकरण मात्र एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन करने लगता है। इसके कंपायमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा होता है जो यहाँ पर आपका दिखाया गया है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं, जैसे कि चित्र 15.14 में दिखाया गया है। ये भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे विज्ञान में अन्य बहुत से पैमानों की भांति डेसिबल का एक अन्य उदाहरण है। रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। इसका अर्थ है कि इस पैमाने पर 6 परिणाम के भूकंप की शक्ति नाशक ऊर्जा 4 परिणाम के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक नहीं है। तो वास्तव में परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा है। इसलिए 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिणाम के भूकंप की तुलना में 1000 गुना अधिक होती है। तो भूकंप से कैसे जो है आप बच सकते हैं। तो उपरोक्त चर्चा से हमने यह सीखा है कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमने यह भी देखा है कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं। तो अतः आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपी क्षेत्रों जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका हो में रहने वाले लोगों को उनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सके। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। तो उचित है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वो भूकंप निरापद हो। तो किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए। अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती। अलमारियों इत्यादियों को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा रहता है जिससे कि वह आसानी से न गिरे। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक, गीजर आदि को दीवार से लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर न गिरे। चूंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः आवश्यक है कि सभी भवनों विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। तो भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कीजिए। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय ले तथा झटकों के रुकने तक वहीं रुके। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहे जो आप पर गिर सकती है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाए। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकले। ड्राइवर से कहे कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर ना निकले। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने जो है कुछ अपने जो है भूकंप और तड़ित के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो हमारा ये अध्याय नंबर 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।